बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश इनको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान फसल के देखभाल की और कीट नियंत्रण की, साथ ही साथ झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के मछली पालकों को अनुदान पर नाव और गिल नेट देने की है योजना। पशुपालन बने स्वरोजगार का साधन, इसके लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। आगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आरकेल। अब समाचार विस्तार से। खूंटी के मत्स्यजीवी सहयोग समिति और उसके सदस्य तालाब तथा जलाशय मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत अनुदान पर नाव और गिल नेट ले सकते हैं। नाव की कुल योजना लागत 33,000 रुपये प्रति इकाई है। सरकार इसमें 30,000 रुपये अनुदान देगी, जबकि गिल नेट की कुल योजना लागत 2,950 रुपये है। इसमें सरकार 2,655 रुपये अनुदान देगी। लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में पशुपालन के द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण बकरी पालन, सूकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी पालन और बत्तख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें ST/SC को 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुक को 75% अनुदान देने का प्रावधान है। किसान भाइयों, कृषि कार्यों में तेजी लाने के लिए कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करें तो ज्यादा लाभ होगा। कृषि उपकरणों की खरीदारी पर सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी या जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। खेती बाड़ी के तमाम कार्यों के लिए अलग अलग कृषि उपकरण हैं। किसान भाई, कृषि कार्यों में जब आप कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे तो समय श्रम की बचत तो करेंगे ही, साथ ही मजदूरी पर होने वाले खर्च में भी बचत कर सकेंगे। इससे आप आधुनिक खेती करेंगे, ज्यादा पैदावार और ज्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। मक्के में अभी मुख्यतः निकाई गुड़ाई कंप्लीट कर लें और मिट्टी चढ़ा दें, और जो आपका सेकंड डोज नाइट्रोजन है 30 किलोग्राम, तो उस नाइट्रोजन को आप यूरिया के माध्यम से आप उसको दें और बढ़िया ढंग से मिट्टी चढ़ा लें। और प्रयास रखें कि अगर गाभे में कुछ कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर आप फोरेट का यूज कर सकते हैं। अगर फोरेट नहीं चाहते हैं तो वहाँ पर आप किरासन तेल और बालू में मिला करके उसके गाभे में दें, जिससे कीड़े रोके जा सकें। राज्य के जो किसान मटर की आगात खेती करना चाहते हैं, वे 15 सितंबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। आगात मटर के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद है आरकेल। आगात मटर की बुआई में 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आगात मटर के अनुशंसित उन्नत प्रभेद आरकेल की उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। धान की खेती के लिए खेत में पर्याप्त जल जमाव होना चाहिए। वर्षा जल को रोकने के लिए खेत का मजबूत होना जरूरी है। किसान भाइयों, आप अपने खेत में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर का उपयोग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना भिंडी फसल को कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, आप अपने भिंडी फसल लगे खेतों में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। प्रति एकड़ की दर से 5 पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। ये पक्षी फसल में लगने वाले कीटों को मारकर खाएंगे। इससे फसल कीट मुक्त रहेगा।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं।
इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। और अब वादे के मुताबिक बात करते हैं धान फसल की। इस वक्त धान फसल जो है खेतों में लहलहा रहे हैं, ऐसे में उसकी देखभाल और कीट नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। किसान भाई बहन, आप अपने स्तर से तो इसे करते हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि से की जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे देश में धान एक प्रमुख फसल है। यहाँ इसे ज्यादातर किसान पारंपरिक विधि से लगाते हैं। यदि इसकी खेती में वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए तो इससे न सिर्फ धान की गुणवत्ता और फसलों की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि इससे कीटों का नियंत्रण भी होगा। अपने प्रदेश झारखंड में धान 3 तरह की भूमि में उपजाई जाती है। पहली ऊपरी भूमि, दूसरी मध्यम भूमि तथा तीसरी निचली भूमि। मध्यम और निचली भूमि में चूंकि धान रोपाई विधि से होती है, अतः इसमें किसान भाइयों को पानी जमा करके रखने की जरूरत है। इसके अलावा ऊपरी भूमि पर डायरेक्ट सीडिंग होती है, तो यहाँ भूमि में पानी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केंद्र नामकुम पलांडू रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ डॉक्टर पी भावना, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल की देखभाल एवं खेती एवं कीट नियंत्रण कैसे की जाती है। हमारे भारत देश में पूरा धान का जो लगाने का खेती का तरीके बहुत परंपरा से बहुत पुराना तकनीक है, बहुत पहले से आ रहा है। इसमें हम लोग जो वैज्ञानिक है थोड़ा साइंटिफिक वे में इसको करने से कीट और ये जो प्रोडक्टिविटी जो है जो अच्छा मिले हम लोग को, उसका प्रयास में हम लोग साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ पैडी जो वैज्ञानिक तरीका में हमको खेत को कैसे तैयार करना है, कौन कौन किस्म लगाना है, ये सब जानकारी करने से किसान को और लाभदायक होगा। जैसे आपको मालूम है धान 3 तरह का होता है। जैसे हमारा जो लैंड के अनुसार 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। एक अपलैंड है माने ठांड का ज़मीन, फिर मध्यम है, मिडलैंड है, फिर लोलैंड है। लोलैंड माने जो जहाँ पे पानी का इकट्ठा होता है, तो जहाँ पे पानी का इकट्ठा होने का सुविधा है, और मध्यम है। ये दोनों में हम लोग ट्रांसप्लांटिंग विधि से धान करते हैं, माने उसमें पानी हमको जमा करके रखना चाहिए। जो सबसे ऊपर वाला ज़मीन है, अपलैंड जो बोलते हैं, ठांड ज़मीन है, वो हम लोग डायरेक्ट सोइंग माने इसमें हम लोग पानी का नहीं रखते हैं, पानी बिल्कुल नहीं रखते हैं। ये पूरा वर्षाधारित रहेगा, माने रेनफेड का माने पूरा बरसाती मौसम में जो भी पानी उपलब्ध होगा बरसात से, उसी पानी के माध्यम से धान का कल्टीवेशन होता है अपलैंड में। बाकी दोनों मध्यम और लो लैंड में हमको पानी का सुविधा देना पड़ता है। ट्रांसप्लांटिंग करते हैं माने रोपाई करते हैं धान का। किसान भाइयों, धान की अच्छी फसल लेने के लिए भूमि के अनुसार उसकी किस्मों के चुनाव की जरूरत पड़ती है। ऊपरी भूमि के लिए बिरसा धान एक बेहतर किस्म है, जबकि मध्यम भूमि के लिए सहभागी और IR 64 किस्में अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा स्वर्ण श्यामा मसूरी तथा उन्नत श्यामा मसूरी निचली भूमि में लगाई जा सकती है। हमको जो किस्म के भी सिलेक्शन करना चाहिए। जो आपको पानी ज़्यादा सह पाएगा वो उसको हम अपलैंड में लगाएंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपका ज़मीन कौन सा ज़मीन है वो जानकारी होने के बाद आपको किस्म को चुनना पड़ेगा। जैसे अपलैंड के लिए आपका कम पानी में जो अच्छा उपज देगा उस किस्मों को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे हमारा हो गया है हमारा इधर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बिरसा धान है, ये सब आपको अपलैंड में हो सकता है। बाकी जो सहभागी धान है ये आपको मिडलैंड में हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे IR 64 भी मिडलैंड में कर सकते हैं। स्वर्णा, शांभा मसूरी और उन्नत शांभा मसूरी ये सब आप लोलैंड में ट्रांसप्लांटिंग के विधि में कर सकते हैं। धान की फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग भी काफी महत्व रखता है।
इसके लिए खेत की तैयारी करते वक्त 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टर की दर से देनी चाहिए। इसके अलावा मध्यम तथा निचली भूमि में नाइट्रोजन 120 किलो, फास्फोरस 60 किलो तथा पोटास 60 किलो प्रति हेक्टर की दर से देनी चाहिए, जबकि ऊपरी भूमि में यह अनुपात कम जाती है। जैसे नॉर्मल हमारा जो सड़ा हुआ जो अच्छा गोबर खाद जो है हम लोग 20 से 25 टन तो कंपलसरी बोलते हैं उसको डालने के लिए। और वो जो बेसल प्रिपरेशन होता है, मेन प्लाउइंग जो होता है, उसी टाइम आप अच्छा से उसको भी मिला देंगे तो पूरा हमारा खेत अच्छा से तैयार हो जाएगा। अगर आम्लीय मिट्टी है तो हम लोग बोलते हैं लाइम का जो एग्रीकल्चर लाइम का है 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टर डालने के लिए बोलते हैं। और साथ में जब आपका प्रिपेयर हो जाएगा, जो इनिशियल डोज होता है फर्टिलाइज़र डोज NPK जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश है, ये भी आपको जो लैंड के हिसाब से ये वेरी हो जाता है। जैसे आपको लो लैंड और मिड लैंड में इसका खाद का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, लगभग 120-60:60 रेशियो में जाना चाहिए। और जो अपलैंड है इसमें खाद का कम ज़रूरत पड़ता है, 40-20 kg प्रति हेक्टर के रेशियो में हमको अपलैंड में डालना पड़ता है। और इसके अलावा हम लोग सजेस्ट करते हैं पूरा नत्रजनी का जो खाद है एक ही बार मत डालिएगा, 50% ही आपको बेसल डोज में डालना है, बाकी 50% को 2 भाग में आपको 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा। एक भाग आपको लगभग 2 से 4 सप्ताह माने 30 दिन के बाद रोपाई होने के बाद या जर्मिनेशन होने के बाद 30 दिन के बाद आप 25% डालिए। फिर उसके बाद और 15 दिन के अंतराल में फिर और एक बार लॉस डोज जो है वो डालने से आपका जो है खाद जो है पूरा ग्रोइंग स्टेज में दान को मिलेगा और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ने का भी चांसेस है। किसान भाइयों, धान की फसल में रोग एवं कीटों की भी संभावना होती है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो रोगरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा बीजोपचार करना भी अनिवार्य है। यदि इसके बावजूद फसलों की बढ़वार के साथ कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है तो इससे बचाव के लिए नीम स्प्रे करना बेहतर होता है। इसके अलावा इनके नियंत्रण के लिए अनुशंसित दवाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। डेली मॉनिटरिंग करना चाहिए। अगर कीट कम है तो इसमें आपको कोई दवा डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर नीम का स्प्रे कर पाएंगे तो नीम का स्प्रे करने से बहुत अच्छा है। अगर कीट का थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो रहा है, माने ज़्यादा उसका प्रकोपन हो रहा है, तो तब आप दवाई जो कीटनाशक दवाई है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आपको झुलसा रोग होता है, ब्लास्ट बोलते हैं उसको, उसके लिए आपको कार्बनडिज़म डालना चाहिए। फिर आपका जो हो गया है कीट के लिए रस चूने वाले के लिए आपको क्विनोलफॉस का स्प्रे करना चाहिए। और जो छेद करता है, जो पत्ता खाता है, उसके लिए मोनोक्रोटोफॉस का आपको स्प्रेइंग करना चाहिए। इस तरह आपको जो कीट और रोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो दवा को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फॉल्स मट हो गया, फॉल्स मट आपको जो बाली आता है उसके बाद आता है तो उसके लिए आपको बैविस्टीन का स्प्रे करना चाहिए। और बैक्टीरियल डिसीज़ है तो आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रेइंग करना चाहिए। ये तरह तरह का रोग और कीट को आपको पहचान करके तब आपको कीटनाशक या रोगनाशक दवाई स्प्रे करना चाहिए। इस तरह से यदि वैज्ञानिक विधि अपनाकर धान की खेती की जाए तो किसान अपनी फसलों को कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं तथा फसलों की अच्छी पैदावार लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आप सब्जी फसल लगाते हैं और खासकर फ्रेंच बीन है, इसकी काफ़ी मांग है इन दिनों और बाहर भी जाती है, अपने राज्य से बाहर के राज्यों में भी भेजी जाती है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती कैसे करें, उसका कौन सा प्रभेद लगाएं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे और काफ़ी मुनाफा भी हो। तो चलिए इसके लिए भी हम अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी। अपने झारखंड में फ्रेंच बीन एक महत्वपूर्ण फसल है। इसे हरी बीन, स्नैप बीन तथा किडनी बीन भी कहा जाता है। ये प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। हमारे झारखंड की जलवायु इसकी खेती के लिए काफी अनुकूल है। अपने प्रदेश में इसकी खेती खरीफ तथा रबी दोनों ही मौसम में की जा सकती है। किसान भाइयों, खेती किसानी आपके रग रग में बसी हुई है और समय समय पर आप इसकी खेती करते भी आ रहे हैं। ऐसे समय में आप अभी अपने खेतों में फ्रेंच बीन की खेती कर रहे हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, साथ ही साथ प्रभेद का चुनाव भी कितना महत्वपूर्ण रखता है, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं हार्प प्लांडू
जहां हमारे साथ हैं आज यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू कुमारी। झारखंड में जो फ्रेंच बीन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण फसल है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसकी खेती बहुत ही आसान तरीके से की जा सकती है और झारखंड की जलवायु फ्रेंच बीन की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल देखी जाती है। इसलिए भी क्योंकि भारत के कई राज्यों में इसकी खेती आप सिर्फ एक सीज़न में यानी कि एक आप रबी फसल में ले सकते हैं, लेकिन आप झारखंड में इसकी फसल रबी हो, खरीफ हो और जिसको कहते हैं जायद, आप उस सीज़न में भी ले सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण ये है कि किस तरह किस्मों का चुनाव किया जाए। तो जैसा कि आज कहा जा रहा है कि हम लोग आपको झाड़ीनुमा फसलों को, झाड़ीनुमा जो फ्रेंच बीन की किस्में हैं उसके बारे में बताएंगे और कैसे इसकी तैयारी खेती की जानी चाहिए इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप फ्रेंच बीन की खेती सिर्फ इसलिए भी ना करें कि आपको इसका व्यावसायिक ढंग से करना है, बल्कि इसलिए भी करें क्योंकि यह अत्यंत प्रोटीन युक्त फसल है और इसे आप जब आप लेते हैं तो आपके कहीं ना कहीं जो पोषण की समस्या है उससे भी आपको मिल जाता है कि आप प्रोटीन युक्त फसल ले रहे हैं। इसकी खेती के लिए मृदा का चुनाव करते वक्त ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि मृदा का पीएच मान 6 से 7 हो तथा भूमि में जल जमाव की स्थिति न हो। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। इसकी खेती यदि खरीफ में की जाती है तो लत्तेदार किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जबकि रबी के मौसम में झाड़ीदार किस्मों का चुनाव बेहतर होता है। तो हम लोग बात करते हैं इसकी मृदा के बारे में कि कैसे मृदा का चुनाव करना चाहिए। तो जो पीएच सो कहते हैं हम पीएच मानक, तो वो 6 से 7 होती है, जो कि सामान्यतः सभी जगह पर होती है। और जो आपके खेत होनी चाहिए वहाँ पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, इस बात का अत्यंत ध्यान रखें आप। और उसके बाद दूसरी बात है कि आप जिस भी खेत का चुनाव करते हैं वहाँ पर पानी नहीं जमेगी और दूसरी बात कि वो थोड़ा फर्टाइल भी हो, जिसको कहते हैं कि जहाँ पर जो दोमट मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, इस तरह की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। और हम अगर जो मौसम की बात करें तो खरीफ अगर मौसम की बात करते तो वहाँ पर लता वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः जो फ्रेंच बीन होती है, जो फरस बीन होती है, इसका खेती रबी मौसम में सबसे ज़्यादा लाभकारी देखा गया है। तो जब हम इसे कहते हैं कि आप इसको रबी के फसल के लिए चुनाव करें तो बहुत ही ज़रूरी है कि किस समय इसका जो आपका बुआई करना चाहिए और कितने जो दूरी रहनी चाहिए पौधे से पौधे, इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन की खेती में प्रभेद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए कई तरह के प्रभेद हैं, जैसे स्वर्णप्रिया, अलका अर्जुन, काशी परमहंस तथा काशी संपन्न आदि। इनका इस्तेमाल कर किसान भाई इसकी अच्छी फसल ले सकते हैं। कई तरह के प्रभेद इसके लिए यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि कहा जाए तो हमारे जो पलांडू हार्प है, यहाँ से ही हमारी स्वर्णप्रिया वैरायटी है, जो कि आपकी जो कहा जाए 2 तरह की किस्मों के लिए अच्छी मानी जाती है। एक तो आप इसको हरी अवस्था में आप इसके जो पौध होते हैं उसके लिए चुनाव कर सकते हैं, और दूसरा है इसके बीज को राजमा के लिए चुनाव कर सकते हैं। तो यह दोनों तरह के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम दूसरी किस्मों के बारे में बात करें तो एक है आपका जो बेंगलोर से विकसित है अर्का अर्जुन भी बहुत अच्छी किस्म है और वो भी बहुत अच्छी आपको जो उत्पाद है वो अच्छा उत्पादन देती है। और इसके साथ साथ काशी परमहंस है, काशी संपन्न है, इस तरह की कई सारी किस्में हैं जो झाड़ीदार किस्में हैं और जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन की खेती समतल भूमि तथा ऊंची बेड दोनों में ही की जा सकती है। खरीफ के मौसम में ऊंची बेड पर इसकी खेती अच्छी मानी जाती है, जबकि रबी में इसकी खेती समतल भूमि में की जा सकती है। इसकी खेती में मल्चिंग का प्रयोग करना बेहतर होता है। हम लोग बात करते हैं सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन और जो दूसरे भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो जैसे हम लोग बता रहे थे, आप इसकी खेती आप डायरेक्ट समतल जो होता है खेत वहाँ पर भी कर सकते हैं और रेज्ड बेड बनाकर भी कर सकते हैं। अगर आप खरीफ में कर रहे हैं तो ज़रूर रेज्ड बेड बनाएं, जिसको कहते हैं कि ऊंची उठी हुई जो बेड होती है उसको बनाया जाए। और अगर आप रबी में करें तो समतल में भी कर सकते हैं। एक है मल्चिंग का प्रयोग अगर आप करते हैं तो मल्चिंग के प्रयोग से आपके जो खरपतवार की समस्या
है और जो दूसरी अन्य जो निराई गुड़ाई है उससे भी काफ़ी हद तक आपको वहाँ पर लेबर कॉस्ट बच जाता है। तो आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग में भी ध्यान रखें कि 30 माइक्रोन का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा माइक्रोन यानी कि 100 माइक्रोन तक का प्रयोग करते हैं तो उसमें 2 से 3 फसल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्चिंग और ड्रिप का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है फ्रेंच बीन की फसल के लिए। फ्रेंच बीन की अच्छी उपज के लिए सिंचाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें खरीफ के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि रबी के मौसम में 5 से 7 दिनों के अंतराल में इसकी सिंचाई अवश्य होनी चाहिए। सिंचाई भी आप इसका ज़रूर इसका करें, क्योंकि अगर सिंचाई में कमी हो जाती है तो आपका इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसकी उपज पे। तो सिंचाई अत्यंत ज़रूरी है कि जब पौधे में आपको लग रहा है कि पानी की मात्रा कम हो रही है तो सिंचाई का करें। और खरीफ की फसल की सिंचाई देनी नहीं पड़ती है आपको, लेकिन रबी हो या आपका जायद फसल हो, उन दोनों में सिंचाई ज़रूर 5 से 7 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। इसके बाद हम आपको कहना चाहते हैं कि आप खरपतवार नाशी, अगर आप मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार नाशी आप पहले ही प्रयोग कर लें, और अगर आप रेस्ड बेड पर या बिना मल्चिंग के करते हैं तो आपको बीच बीच में निराई गुड़ाई और खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इसकी उपज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो। इस तरह से यदि फ्रेंच बीन की खेती वैज्ञानिकों के कहे अनुसार की जाए तो किसान भाई इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञों ने जो जानकारी आपको दी आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर आप अमल करेंगे तो आपको सीधा सीधा इसका फ़ायदा भी दिखाई पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।